1848 में फ्रेडरिक सॉरियू जो फ्रांस के आर्टिस्ट थे, उन्होंने 4 पेंटिंग बनाई, जिनमें से पहली पेंटिंग ये रही। इस पेंटिंग का नाम उन्होंने डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक दिया। इस पेंटिंग में उन्होंने कल्पना की कि यूरोप और अमेरिका के बहुत सारे लोग, हर उम्र हर क्लास के लोग एक लंबी चेन बनाकर, एक लंबी ट्रेन बनाकर चल रहे हैं और सबके हाथों में अपने अपने देश का झंडा है। सारे देश अब फ्री हो चुके हैं, आज़ाद हो चुके हैं, हर देश में डेमोक्रेसी आ चुकी है और ये लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी डेमोक्रेसी और फ्रीडम का प्रतीक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस के द्वारा अमेरिका को गिफ्ट किया गया था। ऊपर से, आसमान से सारे देवी देवताएं आशीर्वाद दे रहे हैं और नीचे जमीन पर, धरती पर राजा महाराजाओं से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं उनकी यादें बिखरी पड़ी है। इस चेन में, इस लाइन में सबसे पहले यूएस है, उसके बाद स्विट्जरलैंड, उसके बाद फ्रांस, फिर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, लोम्बार्डी और बाकी यूरोप के देश है। यह फिगर एक इमेजिनरी फिगर है। यह पेंटिंग एक काल्पनिक पेंटिंग थी और उस समय ऐसा लगता था कि यह नामुमकिन है, क्योंकि उस समय पूरे यूरोप में राजा महाराजा रहा करते थे। हर जगह मोनार्की था, हर जगह राजा का ही शासन होता था और लोग इस बात से दुखी थे। राजा का शासन जैसे इंडिया में भी रहा, और आपको पता होगा कि सबसे खराब होता है, क्योंकि राजा अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं। उनको जैसा फैसला लेना होता है, जो भी डिसीजन लेना होता है, जैसी सजा देनी होती है, वो अपने मन से देते हैं, ना कि किसी से पूछ के। तो पूरे यूरोप में भी यही हाल था। पूरा का पूरा यूरोप जैसा आज हम देखते हैं वैसा नहीं था। एक भी देश नहीं थे उस समय। जर्मनी, इंग्लैंड, पोलैंड के नाम से उस समय छोटी छोटी रियासतें थी। अलग अलग राजा महाराजा थे, अलग अलग किंगडम हुआ करती थी और हर राजा अपनी जनता को एक्सप्लॉइट किया करते थे। जैसा आपने 9th में भी पढ़ा था कि 9th में फ्रांस में एक राजा था, लुई 16, काफ़ी कम एज में राजा बन गया था और वो अपनी जनता को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता था, टैक्स वसूलता था, बहुत ज़्यादा जनता से टैक्स लिया जाता था और उन्हीं टैक्स के पैसों से राजा ऐश मौज अपना आराम किया करते थे। इस बात से पूरे यूरोप की जनता में दुख था और वो उसका आवाज़ उठाना चाहती थी, जो कि बाद में धीरे धीरे लोगों ने किया। ऐसा ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी हुआ। फ्रांस में भी 1789 में ही रिवॉल्यूशन हुआ, जिसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया और क्लास 9th में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। ये जितने भी रिवॉल्यूशन हुए फ्रांस में, उसके बाद बाकी देश में, ये नेशनलिज्म के कारण हुए, राष्ट्रवाद के कारण। लोगों के मन में ये बात जगाई गई कि यह देश हमारा है, हम इस देश को चलाएंगे, हम इस देश में राज करेंगे, ना कि कोई एक राजा आकर राज करेगा, अपनी मनमर्जी चलाएगा। और इसके लिए बहुत सारे खून खराबे भी हुए, कई सारे रिवॉल्यूशन हुए। फ्रांस में जब रिवॉल्यूशन हुआ तो उसके बाद वहाँ पर एक गवर्नमेंट बनी जिसका नाम था नेशनल असेंबली, जो आपने 9th में भी पढ़ा था। वहाँ पे इलेक्शन हुए स्टेट जनरल का, बाद में नेशनल असेंबली नाम रख दिया गया और बहुत सारे वहाँ पे सुधार किए गए। राजा महाराजाओं के हटने के बाद फ्रांस में सुधार किए गए, नए हाइम लिखे गए, नए राष्ट्रगान लिखे गए, ओथ कस्में खाई गई। जो शहीद हुए थे फ्रांस को आज़ाद कराने के लिए, जिन लोगों ने शहीद दिए, अपनी कुर्बानी दी, उनको याद किए गए। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया। ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसमें सब लोग मिल के डिसीजन ले, ना कि कोई एक आदमी का डिसीजन होता रहे। यूनिफॉर्म लॉ बने। यूनिफॉर्म लॉ मतलब हर इंसान के लिए एक जैसा नियम बना। जैसा पहले क्या होता था कि राजा है, उसके रिश्तेदार है, तो कुछ भी गलती कर दे वो माफ़ है, लेकिन एक आम जनता छोटी सी भी गलती कर दे तो उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा सज़ा मिलती थी। लेकिन अब यूनिफॉर्म लॉ बनाए गए, हर तरफ एक ही तरह के नियम होंगे, चाहे वो अमीर हो या फिर वो गरीब हो। उसके बाद इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ को ख़त्म कर दिया गया। कस्टम ड्यूटीज़ का मतलब अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसके लिए आपको टैक्स देना होगा। इसमें सबसे ज़्यादा लॉस बिजनेसमैन का होता था, क्योंकि उनको जगह जगह ट्रैवल करना होता था और जितने बार वो नई नई जगह जाएंगे उतने बार उनको टैक्स देना होता था और ये टैक्स का पैसा राजा के पास जाता था। और ये टैक्स का अमाउंट भी कम नहीं हुआ करता था, बहुत ज़्यादा होता था, जिससे कि उनका प्रॉफिट कुछ नहीं होता था, तो उसे ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद फ्रांस में यूनिवर्सल वेट एंड मेजरमेंट का सिस्टम लाया गया। यूनिवर्सल वेट और मेजरमेंट का मतलब हर जगह एक जैसी नापतोल हुआ करेगी। पहले क्या था कि हर राजा के इलाके में, हर राजा की रियासतों में अलग अलग तरह के नापतोल होते थे। जैसे 1 मीटर में अगर मान लो कहीं 10
सेंटीमीटर आता है तो दूसरी जगह 12 सेंटीमीटर होगा, कहीं और 14 सेंटीमीटर होगा। तो इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी रहता था, तो उसको भी ख़त्म कर दिया गया और यूनिफॉर्म वेट और मेजरमेंट किया गया। उसका रीजनल डायलेक्ट्स को हटा दिए गए। फ्रांस में ही, केवल फ्रांस में ही कम से कम 100 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती थी, छोटी छोटी, तो उन सबको ख़त्म किया गया और फ्रेंच भाषा को ही एक मेन भाषा के रूप में माना गया और फ्रेंच को ही हर जगह लागू कराया गया। इसके अलावा और भी जो ड्यूटीज़ थी, टैक्स वैक्स थे, वो सब खत्म करा दिए गए और फ्रांस में एक तरह से डेमोक्रेसी आ गई। उसके बाद फ्रांस के लोगों ने सोचा, फ्रांस के आर्मी ने ये देखा कि हमारा फर्ज बनता है कि हम बाकी यूरोप के देशों को भी राजा के चंगुल से मुक्त कराए, यूरोप के बाकी देशों को भी आज़ादी दिलाए। इसके लिए फ्रांस ने अपनी पूरी आर्मी तैयार करके हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली और भी बाकी यूरोप के देशों की तरफ रवाना हुई, जिसमें सबसे आगे नेपोलियन रहा। नेपोलियन ने यूरोप के बाकी कंट्री जैसे इटली, जर्मनी, डच, स्विट्जरलैंड वहाँ भी जाकर वहाँ पे भी राजा के चंगुल से उन लोगों को आज़ाद कराया और वहाँ पर भी वैसे रिफॉर्म किए जो फ्रांस में ऑलरेडी थे। इन रिफॉर्म्स का नाम उसने सिविल कोड ऑफ 1804 या फिर नेपोलियनिक कोड रखा। इन रिफॉर्म्स के कारण इन देश की जनताओं में काफ़ी खुशी हुई, इन देश की जनताओं की लाइफ अब आसान हो गई। इसने बहुत सारे सुधार किए। सबसे पहले तो सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेशन किया, यानी कि जो देश को चलाया जाएगा, रूल रेगुलेशन होंगे वो बिल्कुल सिंपल होंगे, ना कि राजा की तरह थोड़े टफ होंगे, कठिन होंगे। इसके अलावा फ्यूडल सिस्टम को इसने सबसे पहले एबॉलिश किया। फ्यूडल सिस्टम का मतलब होता है कि दो जगह से देश को चलाया जाएगा, दो जगह पावर होगा, एक राजा के पास और एक चर्च के पास। जैसा 9th में भी आपने पढ़ा था कि आम जनता को दो जगह टैक्स देना पड़ता था, तिथे और टैली नाम से। एक राजा के पास टैक्स जाता था और एक चर्च में जाता था। तो नेपोलियन ने सबसे पहले ये फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कराया। किसानों को लैंडलॉर्ड से आज़ाद कराया। किसान मुफ्त में काम किया करते थे लैंडलॉर्ड या राजा महाराजाओं के अंडर मेनोर बना के, लेकिन उसको भी ख़त्म कराया गया। और ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन सबको भी सिंपल किया गया, इम्प्रूव किया गया, जिसका सीधा का सीधा फ़ायदा छोटे मोटे बिजनेसमैन, प्रोड्यूसर, पेजेंट, आर्टिस्ट, इन सबको हुआ, जिसके कारण नेपोलियन का सबने स्वागत किया, उसके रिफॉर्म्स का सबने तारीफ की। उसके अलावा नेपोलियन ने एक कॉमन करेंसी चलाई, हर जगह सेम करेंसी चला करेगी, जबकि पहले अलग अलग राजाओं की अलग अलग करेंसी होती थी और इससे बिजनेस में काफ़ी दिक्कतें होती थी। इसके बाद स्टैंडर्ड वेट ऑफ मेजरमेंट और उसके बाद नो कस्टम ड्यूटी को भी ख़त्म कराया। ये सारे रिफॉर्म किए। तो शुरू में तो बहुत सारे जगहों पे जैसे ब्रुसेल, मिलान, वार्साओ, इन सब जगह नेपोलियन का स्वागत किया गया, दिल से स्वागत किया गया। लेकिन बाद में नेपोलियन की नीति चेंज हुई, उसकी पॉलिसी चेंज होते चली गई, जिससे कि लोगों का जो एक रिस्पेक्ट था वो गुस्से में कन्वर्ट हो गया। बाद में नेपोलियन को, क्योंकि और भी जगह उसको अपने जीत हासिल करानी थी, तो उसके मन में लालच भी आ गया था। वो चाहता था कि वो पूरी दुनिया पे कब्जा कर ले। इसके लिए नेपोलियन को बहुत ज़्यादा आर्मी और बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, और इसके लिए नेपोलियन ने दो ऐसे काम किए जिससे कि लोगों के मन में नफरत पैदा हो गई। उसने सबसे पहले टैक्स बढ़ाया, अपने खर्चे को कंप्लीट करने के लिए, अपने खर्चे को पूरे करने के लिए टैक्सेशन ज़्यादा कर दिया। जैसा पहले हुआ करता था, लोगों को टैक्स देने पड़ते थे, इसने दोबारा वैसा ही टैक्स लगा दिया और ज़बरदस्ती यंग लोगों को अपनी आर्मी में, फ्रेंच आर्मी में भर्ती करने लग गया, क्योंकि नेपोलियन को बहुत बड़ी आर्मी चाहिए थी, बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए थे। उसके मन में दुनिया जीतने का एक सपना था, एक लालच आ गया था। इसके बाद नेपोलियन ने सेंसरशिप किया। सेंसरशिप का मतलब कि नेपोलियन के खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकता है, कोई भी कुछ बोल नहीं सकता है। अगर कोई नेपोलियन के खिलाफ एक आवाज़ भी उठाएगा, कुछ बोलेगा भी, तो उसे तुरंत वहीं पर मार दिया जाएगा। तो इस तरीके की हरकत के कारण नेपोलियन काफ़ी बदनाम हुआ और लोगों के मन में गुस्सा आया, और बाद में 1815 में नेपोलियन को बाकी देशों ने मिलकर हरा दिया, उसे मार दिया। पूरा यूरोप अलग अलग किंगडम में बटा हुआ था, अलग अलग राजा थे, अलग अलग रजवाड़े थे, और लोगों के बीच में एकता नहीं थी। लोगों के बीच में कॉमन सेंस ऑफ बिलोंगिंग या कॉमन सेंस ऑफ यूनिटी नहीं थी। हर तरह के लोग अलग अलग लोकल लैंग्वेज बोला करते थे, अलग अलग कस्टम, अलग अलग कल्चर को निभाते थे, अलग अलग तरीके से अपना जीवन को जीते थे। इसी के अपोजिट जो राजा महाराजा थे, एरिस्टोक्रेसी भी बोला गया है उनको, एरिस्टोक्रेट या राजा महाराजा, वो यूनाइटेड रहते थे। उनकी संख्या भले कम थी,
लेकिन वो एक साथ रहते थे, एक ही लैंग्वेज बोला करते थे जो था फ्रेंच, और आपस में शादी ब्याह के भी रिश्ते किया करते थे। ये जो अरिस्टोक्रेट लोग थे बहुत पावरफुल थे, इनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, हजारों लाखों बीघा जमीन इनके पास हुआ करती थी, जिसे मैनर बोला गया है, 9th में भी आपने पढ़ा होगा। यही कारण था कि कम होने के बावजूद ये जो अरिस्टोक्रेट थे वो डोमिनेट करते थे बाकी लोगों पे, आम जनता पे, जो संख्या में तो बहुत ज्यादा थी लेकिन बटी हुई थी। ज्यादातर लोग पीजेंट्स थे, किसान थे, और उनमें एकता नहीं थी। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप साइड राजा महाराजा का गढ़ था, वहां राजा महाराजा अरिस्टोक्रेट लोग रहते थे, और वेस्ट साइड में किसान थे जो इन राजा महाराजाओं के अंडर ही काम किया करते थे। उसके बाद धीरे धीरे यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, इंडस्ट्री सेटअप होने लगी, वहां के लोगों की आमदनी थोड़ी बढ़ने लगी, और वहां के लोग एजुकेटेड होने लगे, पढ़ने लिखने लग गए। यूरोप के लोगों में एजुकेशन आया और वो लोग बिजनेसमैन बने, या कुछ लोग प्रोफेशन जॉब करने लगे, और तब उनको धीरे धीरे एहसास हुआ कि हम तो राजा महाराजा के चंगुल में फंसे हुए हैं, हमें उनके चंगुलों से आज़ाद होना होगा, डेमोक्रेसी लानी होगी, जैसी डेमोक्रेसी अमेरिका में है। हाँ, अमेरिका में बहुत पहले ही 1700 ईस्वी में ही वहाँ डेमोक्रेसी आ गई थी, लोकतंत्र आ गया था, और वहाँ पर इलेक्शन हुआ करते थे। जबकि यूरोप में अभी भी यूरोप के लोग अभी भी राजा महाराजाओं के ही अंडर थे, उनकी मर्जी के अनुसार ही चला करते थे। अगर राजा बोलेंगे कि शाम को कोई खाना नहीं बनाएगा तो कोई भी खाना नहीं बना सकता है, यानी कि जो राजा का ऑर्डर होगा, चाहे वो अच्छा हो या खराब हो, उसे पालन करना ही होगा। तो लोगों में जब एजुकेशन आया, नॉलेज आया, कुछ उन लोगों को दुनिया के बारे में पता चला, तब उन्होंने अपनी एक यूनिटी करनी स्टार्ट की, एकता करनी स्टार्ट की। अब उन्होंने अपनी अलग अलग सोसाइटीज बनाई और लोगों के मन में एक भावना को जगाया जिसे नेशनलिज्म कहते हैं, राष्ट्रवाद की भावना। लोगों के मन में यह जगाया कि यह देश हमारा है, हमें इस देश को चलाना है, हम लोग अपने देश का डिसीजन लेंगे, हम लोग अपना फैसला खुद करेंगे। और तब जाके एक भावना जगी, नेशनलिज्म आया पूरे के पूरे यूरोप में, जिसके बारे में हमें आगे पढ़ेंगे। यही एजुकेटेड लोग, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो इमर्ज हो रहे थे, धीरे धीरे उभर रहे थे, उन्होंने एक नया टर्म दिया, एक नई सोच को जन्म दिया, जिसका नाम था लिबरलिज्म। लिबरलिज्म लिबरल वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है फ्री। अब यहाँ के लोग फ्रीडम चाहते थे, आज़ादी चाहते थे राजा महाराजाओं से। अब ये लोग चाहते थे कि यहाँ पे ऐसी सरकार हो जो लोगों की मर्जी से बने। यहाँ के लोग अब इक्वलिटी चाहते थे, बराबरी का हक चाहते थे इक्वलिटी में। लेकिन एक बात आप ध्यान दें, जैसा 9th में भी था, यहाँ पर फ्रांस में और पूरे यूरोप में इक्वलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि हर कोई वोट कर सके, हर किसी को फ्रीडम हो। इक्वलिटी का मतलब या वोट करने का मतलब उन्हीं लोगों को था, पावर उन्हीं लोगों को थी जिनके पास प्रॉपर्टी थी, या फिर जो मेल थे। यानी कि वैसे लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है और जो फीमेल है वो इक्वलिटी में शामिल नहीं होती थी, वो वोट नहीं कर सकते थे, सरकार नहीं चुन सकते थे। इसके लिए उन्होंने अलग से आंदोलन किया, अलग से रिवॉल्यूशन चलाया। हालांकि लिबरलिज्म में लोग चाहते थे फ्रीडम हो, इक्वलिटी हो, और जो भी कमियां हैं राजा महाराजाओं के सिस्टम की उसको ख़त्म किया जाए। जैसे कि अलग अलग तरह की करेंसी है, अलग अलग तरह के मेजरमेंट है, वो सब ठीक किया जाए। नेपोलियन ने जैसा किया था। उस समय अलग अलग जगह जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा टैक्स देने पड़ते थे। जैसे एक जगह है हैम्बर्ग और दूसरी जगह है न्यूरमबर्ग। तो हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जाने के लिए भी बीच में 11 बैरियर थे, यानी कि 11 जगह टैक्स देना होता था। सपोज करो अगर 5% भी टैक्स देना हो तो 55% तो टैक्स में ही चला जाता था। इससे बिजनेसमैन की कोई कमाई नहीं रह जाती थी, और ये उनके ग्रोथ को, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी रोकता था। यही कारण था कि यूरोप में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाया, आम जनता अमीर नहीं हो पाई, और सारा का सारा पैसा राजा महाराजा ही कमा लेते और अमीर रहते थे। इसका वहाँ के लोगों ने विरोध किया, और अलग अलग करेंसी, जैसे कि सिर्फ प्रूसिया में ही 30 से ज़्यादा करेंसी चला करती थी, 30 से ज़्यादा अलग अलग तरीके के नोट थे, उसको भी ख़त्म कराना चाहते थे ये लिबरलिज्म वाले लोग। बदलाव चाहते थे कि एक ही करेंसी हो, यूनिफॉर्म हो, यूनाइटेड हो। और उसके बाद यूरोप में रेलवे का भी आगमन हो गया था, रेलवे भी आ गया था, जिससे कि लोगों में एक एकता के फीलिंग, यूनिटी की फीलिंग आई। तो ये था लिबरलिज्म की सोच, जो चाहते थे कि बदलाव आए, डेमोक्रेसी आए, चुनाव हो, राजा महाराजाओं की पावर ख़त्म हो जाए, अलग अलग तरह की करेंसी ख़त्म हो जाए, यूनिफॉर्म वेट और मेजरमेंट सिस्टम बने, और जो कस्टम ड्यूटीज़ है वो सब ख़त्म हो। जबकि इसी का उल्टे थे कंजर्वेटिज्म वाले लोग।
कंजर्वेटिज्म वाले लोग, जिनको हिंदी में रूढ़िवादी कहते हैं, लिबरलिज्म को कहा जाता है उदारवादी और कंजर्वेटिज्म को बोला जाता है रूढ़िवादी। तो रूढ़िवादी वैसे लोग थे, कंजर्वेटिज्म वाले लोग वैसे थे जो बदलाव पसंद नहीं चाहते थे, जो चाहते थे कि पहले वाला ही सिस्टम चलता रहे, जैसे पहले राजा हुआ करते थे या चर्च हुआ करती थी वैसा ही सिस्टम हो। कंजर्वेटिज्म में खुद राजा और उनके परिवार ही थे, वो नहीं चाहते थे कि बदलाव हो, क्योंकि अगर बदलाव आएगा तो उनसे उनकी पावर छीन ली जाएगी। कंजर्वेटिज्म वाले लोगों ने ही मिलकर हर देश के अलग अलग जो राजा महाराजा थे, जो जैसे कि ब्रिटेन है, रसिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रेलिया, यहीं के लोगों ने मिलकर नेपोलियन को 1815 में हराया था। और इन लोगों ने एक मीटिंग की थी वियना में और एक आपस में एक समझौता किया था जिसे ट्रीटी ऑफ वियना कहते हैं। ट्रीटी ऑफ वियना में नेपोलियन के द्वारा किए गए सारे रिफॉर्म को उलट दिया गया। नेपोलियन ने जितने भी रिफॉर्म किए थे सबको अंडो कर दिया गया और जितने भी ये राजा महाराजा थे इन्होंने अपने एक नए नियम बनाए, नए सिस्टम बनाया। इन्हों का मकसद था कि लोगों के मन में इनके लिए डर दोबारा पैदा हो जाए और इनकी पावर दोबारा से रीस्टोर हो जाए, ये दोबारा ताकतवर हो जाए और जो आम जनता इनके खिलाफ आवाज़ उठा रही है वो बंद कर दिया जाए। इसके लिए इन लोगों ने सेंसरशिप चलाया। सेंसरशिप का मतलब राजा महाराजाओं के खिलाफ अब कोई आवाज़ उठाएगा तो उसे मार दिया जाएगा। न्यूज़पेपर में या कहानियों में या आर्टिकल में कहीं भी इनके खिलाफ एक भी वर्ड नहीं बोला जाना चाहिए। इसके बाद राजा महाराजाओं ने जो ट्रीटी की थी उसमें अपने अपने एरिया को फिक्स कर दिया, अपनी अपनी बाउंड्री फिक्स कर दी ताकि कोई एक दूसरे पे हमले ना कर सके। जैसे फ्रांस की बाउंड्री को फिक्स कर दिया गया। इसके अलावा बेल्जियम को नीदरलैंड में मिला दिया गया था, इटली को ऑस्ट्रिया में मिला दिया गया, सैक्सोनी को प्रूसिया में मिला दिया गया और पोलैंड को रसिया का हिस्सा बना दिया गया, रसिया में मिला दिया गया। इसका मकसद यही था कि इनकी ताकत बढ़े, इनकी पावर बढ़ जाए और जैसा रुतबा इनको पहले मिला करता था, जो इनके पास ताकत पहले थी, वो दोबारा से बरकरार हो जाए, लोगों के मन में इनके लिए डर, इनके लिए खौफ दोबारा पैदा हो जाए। इन लोगों ने, नेपोलियन ने जैसा 39 स्टेट्स का एक ग्रुप बनाया था उसको हाथ नहीं लगाया, उसको वैसा ही रहने दिया, बाकी जगहों पे चेंजेस किए और इनका मेन मकसद था कि कोई इनकी बुराई नहीं करे। अब इनके आने के बाद से लिबरलिज्म धीरे धीरे खत्म हो गया। जो लोग लिबरलिज्म की सोच रखते थे, बदलाव की सोच रखते थे, अब वो डर गए, सहम गए। कई लोगों को मार दिया गया, कई लोगों को एक्साइल कर दिया गया। एक्साइल का मतलब देश से बाहर भगा दिया गया। अब ये लोग अंडरग्राउंड होकर काम करने लगे, चोरी छुपे काम करने लगे, अपने रिवॉल्यूशन को, अपने आंदोलन को जारी रखा। इनमें से एक थे यूसिपी मैजिनी, ये इटली के व्यक्ति थे। इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, अलग अलग सोसाइटी बनाई। मैजिनी को 24 साल की उम्र में ही एक्साइल कर दिया गया था, देशद्रोह का इल्जाम लगाकर देश से बाहर भगा दिया गया था, भेज दिया गया था। इन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप नाम से अपनी एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई, जिससे कि यंग लोगों को, जो भी यंग लोग थे जो चाहते थे कि बदलाव आए, राजा महाराजा का सिस्टम खत्म हो, उन लोगों को अपने साथ जोड़ते थे और रिवॉल्यूशन को जारी रखते थे। इसी तरीके से यंग जर्मनी, यंग फ्रांस और भी इस तरीके की अलग अलग सोसाइटीज पूरे यूरोप में बनती रही, जो खुफिया तरीके से, चुपचाप तरीके से अपने कार्रवाई को करते रहे। 1830 से 1848 के बीच में पूरे यूरोप में खून खराबा होता रहा। लिबरल और कंजर्वेटिज्म के बीच में दुश्मनी बरकरार रही और यह दुश्मनी खून खराबा का रूप ले ली। जैसा 1815 में 1815 में जब ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था तो वहां पर फ्रांस में बॉर्बन राजा को दोबारा एस्टेब्लिश कर दिया गया था। उसे लोगों ने आंदोलन करके, खून खराबा करके जुलाई 1830 में हटा दिया। इसे ही जुलाई रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया है। लोगों के मन में गुस्सा इतना ज़्यादा फूट चुका था कि अब लोग खून खराबा के लिए तैयार हो गए थे और सड़कों पर आ गए। हर तरफ आंदोलन होने लगे, दंगे होने लगे, जिसके कारण बॉर्बन डायनेस्टी हार गई, कमज़ोर हो गई और उसे हटा दिया गया था। एक ये कहावत भी थी उस समय, लुइस फिलिप ने भी कहा था कि व्हेन फ्रांस स्नीज होल यूरोप कैच कोल्ड, यानी कि फ्रांस में अगर कोई छींकता भी है तो पूरे यूरोप में ठंड लग जाती है। इसका मतलब कि हर एक आंदोलन की शुरुआत फ्रांस से हुई। फ्रांस में अगर कोई भी आंदोलन होता, कैसी भी आवाज़ उठती, तो वही आंदोलन, वही आवाज़ पूरे यूरोप तक फैल जाती। जैसा यहाँ पर हुआ 1830 में बॉर्बन डायनेस्टी को हटाकर। जैसे ही फ्रांस में बॉर्बन डायनेस्टी को हटाया गया, आंदोलन स्टार्ट हुए फ्रांस में, वैसे ही पूरे यूरोप में भी अलग अलग जगह आंदोलन देखने को मिले।
इन लोगों को आंदोलन करने का, रिवॉल्यूशन करने का मोटिवेशन कहाँ से मिला? तो वो मिला ग्रीस से। ग्रीस भी एक कंट्री था जो ऑटोमन एम्पायर के अंडर था, और वहाँ के लोगों ने भी अपना यूनिटी बना के, सोसाइटी बना के 1821 में आज़ादी हासिल की थी, आंदोलन किया था। पूरे ग्रीस में, पूरी दुनिया से सपोर्ट मिला। जितने भी ग्रीस के लोग बाकी जगह रहते थे, एक्साइल में रहते थे, देशद्रोह के मामले में बाहर छिप के रहते थे, या जितने भी पढ़े लिखे लोग थे जो ग्रीस से लगाव रखते थे, क्योंकि ये भी माना जाता था कि ग्रीस से ही पूरे यूरोप के कल्चर की शुरुआत हुई है। तो बहुत सारे लोगों ने ग्रीस का सपोर्ट किया और ग्रीस को फंड इकट्ठा करके दिए, ग्रीस के लोगों की हेल्प की। जैसे एक थे, पोएट थे लॉर्ड बायरन, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठा करके ग्रीस के लोगों को दिए वहाँ के राजा से लड़ने के लिए। और 1821 में ग्रीस आज़ाद हुआ। एक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन किया गया और ग्रीस को एक सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री का नाम रूप दिया गया। तो यहाँ से मोटिवेशन लेकर फ्रांस और यूरोप के लोगों ने भी आंदोलन स्टार्ट किया, खून खराबा स्टार्ट किया। लेकिन हर रिवॉल्यूशन में, हर आंदोलन में सिर्फ खून खराबा ही नहीं होना चाहिए, उसका एक कल्चरल साइड भी होता है। लोगों के मन में कल्चर और कस्टम के द्वारा भी आंदोलन को जगाया जाता है। लोगों को एक करने के लिए, लोगों के मन में यूनिटी लाने के लिए वहाँ के आर्ट में, पोएम में, कल्चर में, स्टोरी, म्यूजिक, फोल्क डांस, हर जगह इन बातों को जगाया गया। लोगों को गाने गाकर, एक्टिंग करके, कुछ नाटक दिखाकर लोगों के मन में भावना जगाई गई कि हम सब गुलाम हैं और हमें अब आज़ाद होना होगा। यहाँ पर खून बहाने की कोई बात नहीं है, लेकिन हमें अपने तरफ से कैसे भी करके योगदान देना होगा, अपने तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि हम इस आंदोलन को, रिवॉल्यूशन को मजबूत कर सके और पूरा का पूरा यूरोप आज़ाद हो सके। इसके लिए अलग अलग फोल्क डांस, पोएम, डांस, ओपेरा, स्टोरी, ये सब लिखी गई। लैंग्वेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा आंदोलन के लिए, रिवॉल्यूशन के लिए। जैसा पोलैंड में पोलिश लैंग्वेज बोला जाता था, लेकिन जब रसिया के राजा वहाँ पर कब्जा कर चुके थे तो उन्होंने पोलिश लैंग्वेज को बैन करा दिया था और कंपलसरी कर दिया गया था कि हर जगह रशियन लैंग्वेज ही बोली जाएगी। लेकिन जो लोग चाहते थे कि बदलाव आए, राजा का सिस्टम खत्म हो, वो लोग पोलिश लैंग्वेज ही बोलते रहे। चर्च में भी बहुत सारे लोग पोलिश लैंग्वेज ही बोलते थे और इकट्ठे होते थे। हालांकि ऐसे लोगों को ज़बरदस्ती पोलिश बोलने के जुर्म में जेल भी भेज दिया गया था। लेकिन यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि लैंग्वेज भी रिवॉल्यूशन का एक पार्ट था। लोगों ने अपना गुस्सा, अपना आंदोलन को लैंग्वेज के थ्रू भी दिखाया। 1830 में जब यूरोप में आंदोलन चल रहे थे, उस समय यूरोप की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। पूरा यूरोप ओवर पॉपुलेटेड हो रहा था, ओवर क्राउडेड होते जा रहा था और यहाँ से लोगों की नई परेशानियाँ स्टार्ट होने वाली थी। अब लोगों को खाने पीने की कमी होने लग गई, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। गांव से लोग शहर की तरफ काम करने के लिए आने लगे और शहर ओवर क्राउडेड होते चला गया। शहर में बहुत सारी झुग्गियाँ बनती चली गई और लोग बहुत भर भर के वहाँ पर रहने लगे। उसके बाद कई सालों तक आंदोलन होने के कारण खेती भी नहीं हो पाई, फसल भी नष्ट हो गया, क्रॉप का भी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाया और खाने पीने की चीज़ें कम होते चली गई। हालांकि उसकी डिमांड बढ़ते चली गई। जहाँ एक तरफ लोग हार्डशिप झेल रहे थे, भुखमरी झेल रहे थे, खाने पीने की कमी थी, वहीं दूसरी तरफ राजा ऐशो आराम में रह रहा था। राजा को वैसे ही प्रिविलेज मिले हुए थे जैसा कि पहले मिला करते थे। राजा टैक्स वसूल कर अपनी ज़िंदगी को ऐशो आराम तरीके से जीता था। मशीन के गुड्स आ जाने से, मशीन मेड गुड्स आ जाने से आम लोगों की ज़िंदगी में चेंजेज आया। अब जो मेहनती लोग थे, वीवर्स थे, बुनकर या आर्टिस्ट थे, उनके काम भी बंद हो गए, क्योंकि अब हर जगह मशीन की चीज़ें आ गई और कंपटीशन बढ़ गया और अब इनको कोई काम नहीं देता था, या अगर काम देता भी था इन मजदूरों को, वीवर्स को, तो पैसे बहुत कम मिलते थे। ऐसा ही एक आंदोलन हुआ था 1845 में 4 जून को 2 बजे के अराउंड, 2 बजे के करीब बहुत सारे वीवर, बहुत सारे बुनकर अपने मालिक कॉन्ट्रैक्टर के घर पे हमला कर दिया। बहुत सारे लोगों ने मिलकर कॉन्ट्रैक्टर के घर पे हमला किया और तोड़फोड़ मचा दिया, वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर को मारकर भगाने लग गए, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्टर जितने भी थे, ठेकेदार थे, वो वहाँ से दूसरे गाँव की तरफ भागे। लेकिन दूसरे गाँव वालों ने भी उन्हें पनाह नहीं दी। वीवर ने जो हमला किया उसका एक ही कारण था कि वीवर्स को पैसे कम मिलते थे।
जो भी मेहनत वो करते उसके बदले में उनको बहुत ही कम वेजेस, बहुत ही कम भत्ता मिला करता था, जिससे कि उनका गुजारा नहीं हो पाता था, उनके बच्चे भूखे ही मरते थे। जो कॉन्ट्रैक्टर थे अगले दिन 24 घंटे के बाद जब वो आए, अपने साथ आर्मी लेकर आए और उन्होंने बदले में 11 वीवर को गोली से मार दिया। तो इस तरीके के खून खराबा, इस तरीके का आंदोलन पूरे यूरोप में ही चलता रहा, अलग अलग जगहों पे चलता रहा। जितने भी मिडिल क्लास लोग थे, जितने भी नए एजुकेटेड लोग आए थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल थे, इन लोगों ने अपना आंदोलन को चोरी छुपे या आगे बढ़ते हुए जारी रखा। ऐसा ही एक बहुत बड़ा आंदोलन, एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था 18 मई 1848 में जर्मनी में 831 यानी कि 831 लोग इलेक्शन जीतकर आए। वहाँ पर इलेक्शन हुआ आपस में लोगों ने किया और ये रिप्रेजेंटेटिव जीतकर आए और इन्होंने फ्रैंकफर्ट में पार्लियामेंट बनाया, जो एक पुराना चर्च की बिल्डिंग थी जिसका नाम था चर्च ऑफ सेंट पॉल। यानी कि इस चर्च ऑफ सेंट पॉल की बिल्डिंग को ही अब इन्होंने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में कन्वर्ट कर दिया और अब वहाँ पर ये सारे 831 लोग बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन लिखने लगे। अब जर्मनी में ये तय हो गया कि यहाँ पर अब रिपब्लिक आ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन होने से अब यहाँ पर आम जनता का राज आ जाएगा और आम जनता अपने हिसाब से जी सकेंगे। हालांकि ये डिसीजन लिया गया कि यहाँ पर राजा भी होगा, मोनार्की होगा, लेकिन मोनार्कियल रिपब्लिक होगा। सारे नियम कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार लिए जाएंगे। राजा बनाने का प्रस्ताव प्रूसिया के किंग फ्रेडरिक विलियम IV को दिया गया। फ्रेडरिक विलियम IV को बोला गया कि आप हमारे राजा बने, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और वो राजा और बाकी अलग अलग राजाओं ने, बाकी अरिस्टोक्रेट लोगों ने मिलकर जर्मनी के इस पार्लियामेंट को भी खत्म कर दिया और इस आंदोलन को तहस नहस कर दिया। और एक बार जो सपने जर्मनी के लोगों ने देखे थे कि वहां पर अब रिपब्लिक मोनार्क आएगा, वो खत्म हो गया। दोबारा से जर्मनी में राजा का ही शासन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन और रिपब्लिक नहीं आ पाया। हालांकि इस तरीके के खून खराबे से राजा को भी बहुत सारी चेंजेस करने पड़े। राजा को भी अब नई नई बातों को मानना पड़ा और जो पहले जैसे प्रिविलेज थे वो धीरे धीरे राजाओं को भी कम करने पड़े, अपनी हार को एक्सेप्ट करना पड़ा। इन सारे आंदोलन में वुमेन का यानी कि औरतों का भी कुछ न कुछ योगदान रहा। औरतों ने भी अपने हक के लिए लड़ाई जारी रखी। औरतों ने भी आर्टिकल लिखना स्टार्ट किया, न्यूज़पेपर में कहानियां लिखनी स्टार्ट की और अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठानी स्टार्ट कर दी। औरतों के सामने दो तरह की चुनौतियां थी। एक तो उनको वोटिंग करने का राइट नहीं था और दूसरी उनके पास इक्वलिटी नहीं थी। तो इन कारणों से उन्होंने आवाज़ उठाई और उनकी आवाज़ का ही ये नतीजा था कि उन्हें फ्रैंकफर्ट के पार्लियामेंट में एंट्री करने का मौका मिला। फ्रैंकफर्ट के पार्लियामेंट में उनको एंट्री दी गई। हालांकि वो सिर्फ वहां पर बैठकर देख सकती थी, ना कि डिसीजन में हिस्सा ले सकती थी, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद 1848 के बाद से यूनाइटेड जर्मनी और यूनाइटेड इटली के सपने देखे जाने लगे। लोगों ने जर्मनी को यूनाइट करने का सोचा। जैसे कि जर्मनी में बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे राजा महाराजा हुआ करते थे, तो अब ये डिसीजन लिया जाना था कि अब जर्मनी का एक नक्शा बनाया जाएगा और यूनाइटेड यानी एक किया जाएगा। इसकी पहल वहाँ के चीफ मिनिस्टर ओटोन वैन बिस्मार्क ने की। ओटोन वैन बिस्मार्क ने यह सपना देखा कि हम जर्मनी को एक करेंगे और ऐसा एक बाउंड्री बनाएंगे कि बाहर से कोई भी उसमें हमला नहीं कर पाएगा। बिस्मार्क ने अपनी आर्मी के साथ 7 सालों में 3 बार वॉर किया, 3 बार लड़ाइयाँ की, 3 अलग अलग देशों से जैसे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से युद्ध किए और आखिरकार जर्मनी को एक कर दिया गया, यूनिफाइड कर दिया गया। 1871 में जर्मनी को 18 जनवरी 1871 में जर्मनी एक हो चुका था और वहाँ पे धूमधाम से इस जश्न को मनाया गया और केसर विलियम I को वहाँ का नया राजा बनाया गया, घोषित किया गया। वहाँ पे राजा होगा, लेकिन अब जर्मनी यूनाइटेड होगी। पूरे जर्मनी में अलग अलग रजवाड़े नहीं होंगे। अब पूरे जर्मनी में एक ही तरह की करेंसी चला करेगी, एक ही तरीके का लॉ होगा, एक ही तरीके का बैंकिंग सिस्टम और जुडिशरी सिस्टम होगा। सेम इसी तरीके से यूनाइटेड इटली भी बनाया गया। इटली में जैसे जुसेपी मैजिनी थे, उन्होंने पहले ही सपना देख लिया था। उन्होंने पहले यंग इटली की एक सोसाइटी बना ली थी और उन्हों का सपना बाद में जाकर साकार हुआ। इटली को भी एक किया गया, यूनाइटेड किया गया और वहाँ पर सीएम थे, वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे कैब्योर। उन्होंने इस बात की पहल की और आखिरकार इटली भी यूनाइटेड हो गया। ब्रिटेन की कहानी
जर्मनी और इटली से थोड़ी अलग है। ब्रिटेन में कोई रिवॉल्यूशन या कोई रिवॉल्ट नहीं हुआ जैसा जर्मनी और इटली में हुआ, लेकिन ब्रिटेन भी बाद में यूनिफाइड हो गया था। ब्रिटेन में पहले ब्रिटेन भी छोटे छोटे पार्ट में बटा हुआ था और 18 सेंचुरी से पहले ब्रिटेन नाम का कोई देश था ही नहीं दुनिया में। ब्रिटेन में उस समय छोटे छोटे भाग में बटा हुआ था और अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहा करते थे। कुछ लोग इंग्लिश लैंग्वेज बोला करते थे, कुछ स्कॉट, कुछ आयरिश, कुछ वेल्स भाषा बोलते थे। बाद में इंग्लिश भाषा बोलने वाले लोग पावरफुल होते चले गए, अमीर होते चले गए और उन्होंने अपने लैंग्वेज को ही डोमिनेशन कर दिया और बाकी लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को धीरे धीरे सप्रेस कर दिया, ख़त्म कर दिया और तब जाके इंग्लैंड बना। बाद में 1707 में इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को भी अपने साथ मिला लिया और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का नाम दिया गया। आयरलैंड के साथ भी इस तरीके की घटना हुई कि आयरलैंड भी एक छोटा सा ही देश था ब्रिटेन के साथ में और वहाँ पर दो तरह से लोग रहते थे, एक कैथोलिक थे और एक प्रोटेस्टेंट थे। इंग्लैंड के लोगों ने प्रोटेस्टेंट का साथ दिया और कैथोलिक के खिलाफ वहाँ पर आंदोलन स्टार्ट करा दिया और कैथोलिक वाले हार गए। बाद में इंग्लैंड ने आयरलैंड को भी अपने साथ मिला दिया और ये भी यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा बन गया। अब उस यूनाइटेड किंगडम में यूके में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का एक अपना अलग सेपरेट नेशनल फ्लैग था, एक नेशनल एंथम था और उनका अपना खुद का एक अलग से करेंसी था जो बाकी यूरोप से अलग हुआ करता था। हर देश ने अपने लोगों के लिए नेशनलिज्म की भावना को जगाने के लिए, राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए एक स्टैचूज बनाए। इन स्टैचू में वुमेन फिगर को पोर्ट्रे किया गया, वुमेन फिगर को दिखाया गया और यह दिखाने की कोशिश की गई कि यही हमारी माता है और हमें इनके आज़ादी के लिए कदम उठाने होंगे, आंदोलन करना होगा। ऐसा ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान फ्रांस में भी एक स्टैचू बनाई गई थी जिसमें एक लेडी थी जिन्होंने लाल टोपी पहनी हुई थी जो लिबर्टी यानी कि फ्रीडम को दिखाती है और उनके हाथ में तिरंगा था फ्रांस का और उनके बॉडी पे टूटी हुई चेन थी। यह स्टैचू दिखाता है कि अब फ्रांस आज़ाद हो चुका है और अब यहाँ पर लोग फ्रीडम होकर आज़ादी के रूप में रह सकते हैं। ऐसे ही जस्टिस के लिए एक स्टैचू बनाया गया जिसके आंखों पे काली पट्टी बंधी हुई थी और हाथ में तराजू था। तो यह काली पट्टी यह दिखाती है कि यहाँ पर अब सबको इक्वलिटी मिलेगा, जस्टिस मिलेगा और इसके लिए कोई भेदभाव नहीं होगा। यही कॉन्सेप्ट इंडिया ने भी अपनाया है और इंडिया में भी कानून के जगह पे आप देखते होंगे अदालत में न्याय के लिए इस तरीके के स्टैचू को रखा जाता है। इसी तरीके से जर्मनी में भी जर्मेनिया नाम की एक लेडी थी जिनकी स्टैचू बनाई गई और दिखाया गया कि यह हमारे देश की माता है, जर्मनी की माता है। उनके सर पे ओक के पत्तों का एक मुकुट पहनाया गया था क्योंकि ओक जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा पूजा की जाती है, ओक के पत्तों की काफ़ी ज़्यादा पूजनीय होता है। इसके बाद धीरे धीरे इन इलाकों में तो शांति आ गई, लेकिन 1871 के बाद यूरोप का एक दूसरा इलाका था जहां बहुत ज़्यादा हिंसा और खून खराबा फैल रहा था। वो इलाका था बैल्कन का। बैल्कन जो अभी एट प्रेजेंट में रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, अल्बानिया आदि देशों से मिलकर बना था। वहाँ पर भी बहुत सारे छोटे छोटे लोग थे, अलग अलग ग्रुप के लोग थे, एथनिक ग्रुप के लोग थे और ये लोग आपस में लड़ते ही रहते थे। वहाँ के लोगों को स्लेव्स कहते थे और ये पहले ओटोमन एम्पायर के अंडर आता था। बाद में जब ओटोमन एम्पायर ख़त्म हो गया तो ये लोग आपस में लड़ने लग गए, इनकी एकता खत्म हो गई और ये लोग एक दूसरे से जलने लगे और इसका फ़ायदा उठाया रसिया, जर्मनी और इंग्लैंड के लोगों ने। रसिया, जर्मनी और इंग्लैंड के लोग इन इलाकों पे भी कब्जा करना चाहते थे और इस तरीके से बहुत ज़्यादा ही खून खराबा का रूप लेते चला गया। तो इस तरीके की जो लड़ाइयाँ होती रही पूरे यूरोप में, आपस में फूट होती रही। यही कारण था कि जब वर्ल्ड वार हुआ तो इनको हार झेलना पड़ा था। वर्ल्ड वार में जब 1914 में 1940 में वर्ल्ड वार हुआ तो यही जो दो अलग अलग थिंकिंग थी, इम्पेरियलिज्म का और नेशनलिज्म का, यानी कि राजा महाराजा होने का और राजा महाराजा के नहीं होने का, यही थिंकिंग इनको आखिरकार हरा दिया। आपको यह वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट करें और भी नई वीडियो को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।